6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का चयन क्यों नहीं है? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुर्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुर्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम करे। प्रदेशों में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के परिणाम का दिन था। और आज परिणाम हमारे सामने, और परिणाम बहुत कुछ कह रहे हैं। इन परिणामों का आकलन करना, चिंतन करना, इन परिणामों से सबक लेना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आजाद समाज पार्टी के आने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, हम ताकत में नहीं आ पाएंगे। ये बहाने हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते। जो काम करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो पार्टी 2 साल पहले बनी, 6 महीने के अंदर जिसने यात्रा, कार्यक्रम, पॉलिसी बनाकर अपनी पार्टी का पावर में आने पे पार्टी क्या करेगी, ये बात लोगों तक पहुंचाकर, और तमिलनाडु जो वैचारिक आंदोलन की धरती है, जहां ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन इतना मजबूत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में है, बंगाल का चुनाव जीते, उसको 1 सीट मिली है इंडिविजुअल तमिलनाडु में। वहां 2 साल पहले बनी पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इंग्लिश में वो लिखते हैं CJ विजय, यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये उनके पिता का नाम। उस पार्टी ने अपने संघर्ष से उस आंदोलन की धरती पर अपनी पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। जहां एक तरफ लोग तरह तरह की चिंता कर रहे हैं, वहां आप ये समझिए कि पुरानी घिसी पिटी राजनीति से भी लोग उब चुके हैं। इसलिए नए संघर्षशील लोगों को तमिलनाडु जैसी वैचारिकी की धरती से मौका मिला। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का चयन क्यों नहीं है? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे,
क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुल्म ज्यादती का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुल्म ज्यादती की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम करती है, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के स्थान के आधार पर भेदभाव करती है और जुल्म ज्यादती करती है। और जिस व्यवस्था में आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मजबूर हैं। रोटी, कपड़ा, मकान के अधिकार संविधान देता है, लेकिन क्या इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास और स्वाभिमान सम्मान के जीवन का निर्माण हो सकता है रोटी, कपड़ा, मकान से? तो जवाब यह है कि ये संभव नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को, और जो आज हमारे दल में नहीं, उनको भी ये बताना चाहता हूं कि जब आप गांव में जाएंगे तो आपको लोगों को क्या बताना, क्योंकि आपकी बात को मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया यहां 1000-1500 लोगों की रैली को बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगी, लेकिन आपने जो 20-20, 40-40, 50-50 लोगों की रैलियां की है, उसको मीडिया नहीं दिखाई। क्योंकि मीडिया के भारतीय मीडिया का चरित्र आप जानते हैं कि वो एजेंडे के आधार पे बात को दिखाती है और एजेंडे के आधार पे बात को पहुंचाती है। ये वही मीडिया है जो जिनके चुनाव के बाद जब पोलिंग हो जाता है, इनके सर्वे आते हैं और कई बार वो सर्वे झूठे साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, लेकिन ये मीडिया कभी माफी नहीं मांगती है। ये नैरेटिव बनाती है, माहौल बनाती है, लोगों की भावनाओं से खेलती है, छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी बड़ी घटना करके सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देती है, और उसके बाद कई ऐसी घटना हो जाती, कई लोगों की जान चली जाती है। इस मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके जरिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, प्रदेश के हर एक व्यक्ति से, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, नौजवानों से और बहुजन समाज के हर वर्ग से कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी पावर में आने के बाद इस तरह के बदलाव करेगी, जिस तरह के बदलाव से आपके और आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवारों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। कैसा? कि हम 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे, कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे। वो बच्चा किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, और चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़े या इंग्लिश मीडियम पढ़े। हालांकि हमारा एक और संकल्प ये है कि हम सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि उस तरह का तत्कालिक प्रथम साल में उस तरह की सरकारी स्कूल उतने हम पे जो है अवेलेबल नहीं होंगे, तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेगा, जिसके लिए आज अच्छी पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं मंथली, फिर वो कहते हैं वर्दी वहां से लाओ, जूते वहां से लाओ, किताबें वहां से लाओ, हर साल सिलेबस बदलो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई मुनाफा सरकार एजुकेशन के विषय में नहीं लेगी, और कक्षा 1 से लेके प्री नर्सरी से लेके 12वीं तक की पढ़ाई, जब तक 12वीं का मतलब क्या है कि बच्चा कक्षा 6 का जो नया हमारा नियम आ गया है कि कक्षा 6 का बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेगा, 6 साल तक के बच्चे को आप पहली क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं, उससे कम के को नहीं। तो 12 और 6 18, यानी कि बालिग हो जाएगा व्यक्ति, तब तक की उसकी पढ़ाई, जब तक उसका बौद्धिक विकास, क्योंकि भारत में वोट डालने की जो सीमा है वो 18 साल की है, तो 18 साल का आदमी को समझदार व्यक्ति माना जाता है। जब वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपने आप को, अपने भविष्य के निर्माण को, अपने सपनों को धार, विचार और रास्ता दे सकता है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जब वो सोच सकता हो, सपने देख सकता हो, तब तक की उसकी पढ़ाई
मुफ्त होगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आज गरीब आदमी अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूल भेजता, वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, तो रेस की लाइन एक नहीं है। 12वीं तक जब सब बच्चे एक ही जैसे स्कूल में एक ही जैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, सब लोगों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, तो आप देखना गरीब के बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। उसको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसको मजबूत नहीं होना पड़ेगा, उसके माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट नहीं काटना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पैसे की कमी के कारण या इलाज की कमी के कारण किसी की जान ना जाए। कुछ भी हो जाए, सरकार का कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी की भी जान हम लोग नहीं जाने देंगे। हर व्यक्ति की जीवन रक्षा करेंगे, चाहे वो सड़क से नुकसान उठा के आया हो, एक्सीडेंट हो जाए या कोई और किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो, उसको दवाइयों के लिए अस्पतालों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के यहाँ अपनी जेब नहीं कटानी पड़ेगी। चाहे 1 लाख रुपए लगे या 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए, हर व्यक्ति के जीवन सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी और हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त होगा। इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इतनी सुविधाएं हम लोग अवेलेबल कराएंगे। इसमें भी कोई मुनाफा सरकार नहीं देगी, जिससे कि किसी के परिवार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी या इलाज की कमी का हमको छोड़ के ना करे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सबकी सुरक्षा होगी। जो सुरक्षा आज नेताओं को, अधिकारियों को, विधायकों को, मंत्रियों को, जो सुरक्षा आजकल पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, पैसे वालों को मिलती है, उससे बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था आम आदमी के लिए होगी, गरीब आदमी के लिए होगी, गांव में रहने वाले अंतिम गरीब परिवारों के लिए होगी। कोई किसी की जान को हम लोग उसकी कीमत को कम आके कोई किसी पे हिंसा नहीं कर पाएगा। मैं इस बात की गारंटी आपको। एक तरफ चाहे कितना बड़ा मजबूत आदमी हो, दूसरी तरफ चाहे कितना कमजोर आदमी हो, अगर कोई उनका वाद विवाद होगा तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का माहौल ऐसा होगा कि वो उससे मुंह से वाद विचार तो कर सकता है, लेकिन हिंसा नहीं कर पाएगा। इस बात की गारंटी सरकार देगी। हर व्यक्ति की जीवन रक्षा करने का काम सरकार करेगी। सिर्फ जीवन रक्षा नहीं, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनके धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, हर धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी मान्यताओं का संरक्षण, उनके धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने का काम हमारी सरकार करेगी। और जो परमिशन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे नहीं मिलती है, बंद कर दी गई है, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी की शोभा यात्रा की नहीं मिलती है, सभी धर्मों का, धार्मिक के धर्मों का सम्मान रखते सभी उन मान्यताओं को आजादी मिलेगी जिनको कमजोर वर्गों के लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं। पहली सुरक्षा, दूसरी धार्मिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार भारतीय संविधान आपको देता है। चौथी और अति महत्वपूर्ण, जिससे देश का नौजवान और उत्तर प्रदेश का तो नौजवान पीड़ित है, कि हम व्यक्ति के लिए उसके गरिमाई जीवन के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो बैकलॉग है उसको हम भरने का काम करेंगे। जो संविदा पे 5,000, 7,000, 9,000, 11,000 रुपए मजबूर किया जा रहा है व्यक्ति को 8-8, 10-10 घंटे काम करने के लिए, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जहां गरिमाई वेतन उसको ना मिले। चाहे वो आशा बहन हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, पीआरडी का जवान हो, होमगार्ड भाई बहन हो, सबके लिए। और जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तो रोजगार भत्ता कम से कम 4,000 रुपए सरकार देने का काम करेगी। ये भी इस बात का भी मैं आपको बताऊं। रोजगार क्यों जरूरी है कि आपने पढ़ाई कर ली है, अपनी तरफ से अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन जब नौकरी नहीं आएगी, उस तरह के अवसर ही नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। आज पढ़ा लिखा नौजवान, इससे क्राइम बढ़ रहा है, मजबूर है अपने घर को शक्ति देने के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के। रोजगार है ही नहीं, सरकारों ने व्यवस्था नहीं कर दी, इसलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हर कीमत पर प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना ही चाहिए। अब उसका प्रबंध सरकार पक्की नौकरी देके, संविदा और ठेकेदारी की नौकरियों को मजबूत करके, लोन देके, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देके, हर वो प्रयास करके, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला के हर वो प्रयास करके करेगी जिससे कोई भी परिवार रोजगार से अछूता न रहे, जिसको किसी का के हाथ फैलाना हो।
हमारी सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण, इस सरकार के झूठ की तरह नहीं, वास्तविक सशक्तिकरण, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। किसी बहन बेटी का अपमान और उन पर हिंसा ना हो, और हिंसा करने वाला किसी जाति धर्म का हो, किसी परिवार से जुड़ा हुआ हो, वो चैन से रात को घर नहीं सोएगा। ये सुनिश्चित करेगी 24 घंटे के अंदर अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उसमें अपराध दायर करा के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो, इस बात की व्यवस्था सरकार करेगी। और पीड़ित परिवार की सुरक्षा हो, उसके अंदर भय का, डर का माहौल ना हो कि सामने वाला मजबूत है, ये भी सुनिश्चित करोगे। और महिलाओं को घर पे रोजगार, और जो बुजुर्ग महिलाएं उनको पेंशन, जो आज 500-700 रुपए मिल रही है, उसको बढ़ा के 3000 रुपए पेंशन करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। उससे आगे बढ़ते हुए किसानों का ऋण माफ, किसानों का ऋण जो है वो माफ करने का काम सरकार करेगी। किसानों को नए अवसर और बहुत सारे इस तरह की जो नए बीज, नई जो है नीतियां बना के, नई जो है उस तरह की पॉलिसी लाकर किसान को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगी। जिस दिन गांव का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे रोजगारों का सृजन अपने आप गांव तक हो जाएगा। खेती किसानी को बढ़ावा देगी। गन्ने का मूल्य, जिस तरह पश्चिम में गन्ना है, गन्ने के मूल्य में बड़ा बदलाव करके गन्ने के मूल्य को बढ़ाएगी। और जो अन्य खेतियां है उनको भी गवर्नमेंट खरीदने का काम करेगी, उनकी फसल को, उसकी लीगल गारंटी देगी एमएसपी। फिर उसके साथ मजदूर को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी। ऐसा नहीं कोई मजबूत आदमी 200 रुपए में, 150 रुपए में काम करा ले। एक निश्चित वेतन जो सरकार द्वारा प्राप्त हो गया है मान्यता, उसको न्यूनतम वेजेस को सरकार लागू करेगी। जो भी कार्य होगा उसी वेतन पे होगा। उसके अलावा कम वेतन कोई किसी को नहीं दे पाए, चाहे कंपनी में काम कोई करे, चाहे कोई फैक्ट्री में करे, किसी के खेत में करे या कहीं भी करे। साथ साथ दो महत्वपूर्ण काम, एक वो जिससे उत्तर प्रदेश में कल एक फैसला आया, जो फैसला था बिजली का, जिस पर सरकार पीछे हटी। मैं बताना चाहता हूं, सरकार आपके आक्रोश को देख के पीछे हटी है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा, जिस तरह से बंगाल, ये 5 स्टेट के चुनाव तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन सरकार ये चुनाव का पोलिंग हो जाएगा उस दिन आप देख लेना कि ऐतिहासिक वृद्धि करेगी पेट्रोल डीजल में। और वही हुआ, कहीं 10 रुपए की वृद्धि, कहीं 8 रुपए की वृद्धि। मैं आपको कह रहा हूं, जैसे अगर 2027 में सरकार रिपीट होगी तो ये पुनः, जब ये ऑप्शनल नहीं, ये सुनिश्चित कर देगी हर घर में प्रीपेड मीटर लगना ही चाहिए। और जो मीटर का बिल नहीं दे पाएगा उसके यहाँ बिजली नहीं रहेगी। ये इसका सवाल किसने खड़ा किया पार्लियामेंट? लोकसभा में आपके सांसद ने, आजाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद ने, आपके भाई ने, नगीना के सांसद ने सवाल खड़ा किया, मंत्री जी से सवाल पूछा और इस बात को भी सुनिश्चित किया कि ये ऑप्शनल है या ये स्थायी है। और मंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है और कोई जबरदस्ती प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकता, लगाएगा तो हम उस पर आप हमें जानकारी दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तभी से विरोध शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर जो विरोध हुआ, हालांकि लोगों के खिलाफ मुकदमे, लेकिन अक्सर लड़ाई लड़नी पड़ती है, डरना नहीं होता है। मजबूर हो गया सरकार को कल घोषणा करनी पड़ी कि प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, लेकिन हम इस पूरे प्लान को बदलाव चाहते हैं। पहले हमारे यहाँ कितने पैसे का बिल आता था? 400 रुपए का, 500 रुपए का, और हर परिवार उस बिल को देकर अपने आप को, उस बिल को चुका कर राजस्व भी देता था और बिजली की व्यवस्था भी होती थी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को जब बिजली दी गई है तो वही बिल 500 रुपए से बढ़ के 5-7 हजार रुपए तक चला गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और पार्टी के लोग इस बात को जाके जोर शोर से कहें कि प्रीपेड मीटर नहीं, पुराना बिल, वही 400-500 रुपए का बिल सुनिश्चित करेगी सरकार, जिससे गरीब की जेब पे डाका ना हो। और शायद आप इस बात से असहमत हो, लेकिन पार्टी का ये निर्णय है कि शराबबंदी होनी बहुत आवश्यक है प्रदेश के अंदर। बहुत सारे झगड़ों की जड़ शराब है, बहुत सारे परिवारों के टूटने की जड़ शराब है, बहुत सारे बड़े बड़े विवादों की जड़, हिंसाओं की जड़ शराब है। और बड़े हमारे नौजवान तबके को जमींदज करने के लिए, उनको बुरी हालातों में धकेलने के लिए, उनको बर्बाद करने का बहुत बड़ा काम शराब ने किया है। तो सरकार बनने पे हम लोग शराबबंदी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि शराब बंद हो। शराब के नाम से जो परिवार टूट रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवान बर्बाद हो रहा है, हमारी युवा शक्ति कमजोर हो रही है, जो हिंसा और परिवारों में तकलीफें हो रही है, वो बंद हो जाए।
इसको भारत सरकार सुनिश्चित करेगी। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। इसी बात को कल कोई और मेरी बात को कॉपी करके अपनी पार्टी की उससे बोलेगा, किसी पार्टी का नेता बोलेगा, सरकार मीडिया कहेगी बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ऐसे ही कौन कहता था कि विजय जो है, जोसेफ विजय चंद्रशेखर टीवी के राष्ट्रीय लीडर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। कोई कहता 10 सीट जीते, कोई कहता 5 सीट जीते, कोई कहता था कि वोट तो मिल जाएगा लेकिन बहुत बड़ी ताकत तो नहीं बनेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी चलती है, पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर जवानी और जमाना तय कर ले, लोकतंत्र है, तो जो वहां हुआ है सबके विरोध के बाद बड़े बड़े नेता 3-3 बार के मुख्यमंत्री को जनता ने हरा के संघर्ष करने वाले लोगों को, नए लोगों को मौका दे दिया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कब तक हम ये झूठ कहते रहेंगे कि ये इसको कमजोर कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं, तमिलनाडु के लोग क्या आपसे कम पढ़े लिखे हैं? उनको नहीं पता कौन कमजोर कर रहा है, कौन ताकत दे रहा है? उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि वो जानते हैं कि किसी पिटी राजनीति से अब इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के अगर हमारा संगठन, हमारे नौजवान, हमारे सीनियर लोग, हमारी पार्टी के जो और हमसे प्यार करने वाले, समर्थन रखने वाले बुद्धिजीवी अगर वो संघर्ष कर लें तो अगले 8 महीने बाद, हम पे भी इतना ही समय बचा है 6-7 महीने का, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी परिवर्तन की बात आपको देखने को मिलेगी। और जिस दल को मीडिया नजरअंदाज कर रहा है, नाना कर रहा है, कौन कहता था कि नगीना से जीत जाएंगे चंद्रशेखर? कोई नहीं कहता था, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला कहता था, उनकी उम्मीदें, उनका संघर्ष कहता था। कोई मीडिया नहीं कहता था। जैसे आपने अपने संघर्ष से उन सबको रिजल्ट देके साबित किया, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में भी साबित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जाएं, जो मेरे द्वारा जो बात कही गई है इसको घर घर तक पहुंचाएं। आप जिस गांव में जाके महिलाओं को इकट्ठा करके कहेंगे कि हम शराबबंदी करेंगे, मैं गारंटी दे कहता हूं वो आपको आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग भी करेंगे। आप जाओ, मेरी बात को मैं गारंटी देता हूं, आप जाके किसी बस्ती में जाके मेरी बात को तय करेंगे। आप बिजली से जिस तरह का लूट मार हो रही है, डकैती पड़ रही है गरीबों पे, आप जाके मेरी बात को कह के देखो, गरीब आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप किसान के बीच में जाके, ये जातियों बटा समाज, आप किसान के बीच में जाके कह के देखो मेरी बात को, किसान आपकी वाहवाही करेगा, आपके साथ खड़े होकर चलने की बात करेगा। आप मजदूरों के बीच में जाके कहते हो, जो मजदूर चौराहे पे बिकने आता है, बिना काम के चला जाता है, उसके बीच में जाके मेरी बात को कह के देखो, वो मजदूर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, तन मन धन से आपका साथ देगा। अमीर आपका साथ देना दे, वो गरीब मजदूर आपका हितैषी, आपका भाई बन के कंधे से कंधा मिला देगा। और अगर मेरी बात आप नौजवानों को, क्योंकि नौजवान बेरोजगारी का जो दर्द सह रहा है, अगर आप नौजवानों के बीच में ले जाओगे तो नौजवान आपके कंधे से कंधा मिला के अपने और अपने परिवार को आपसे जोड़ने का काम करेगा। नौजवान आपकी शक्ति बनने का काम करेगा, प्रदेश में बदलाव करने का काम करेगा। और जो मैंने आपसे बात कही है सुरक्षा की, आज हर परिवार चाहता है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, हर व्यक्ति चाहता है सुरक्षित रहे। लेकिन इस गुंडागर्दी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। किसी का इनकाउंटर करते हैं, कहीं बुलडोजर चलाते हैं, किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, किसी झूठे मुकदमे फंसाते हैं। जो बोलता है, चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, सबको झूठे मुकदमों में फंसा के कोर्ट में भी जबरदस्ती करते हैं। अगर आप सुरक्षा की बात को लेकर जाओगे तो लोगों में आशा, विश्वास, मजबूती पैदा होगी। और हेल्थ पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी अब तक कोई सरकार ऐसी लेके नहीं आ पाई जो मैंने आपको बीच में रखी। 12वीं तक की शिक्षा, जब गरीब का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी अच्छी शिक्षा, आप सुनिए, सिर्फ शिक्षा नहीं, उसके लिए उसको कुछ नहीं लेके जाना, उसको सिर्फ स्कूल में जाना है। और बदलाव करेंगे एजुकेशन पॉलिसी में, 7 बजे की जगह 10 बजे स्कूल चलाएंगे। स्कूल अच्छे होंगे, गर्मियों में एसी की व्यवस्था होगी, सर्दियों में हीटर की व्यवस्था होगी। 10 बजे बच्चा जाएगा, 3 घंटे पढ़ के आएगा, ना माँ बाप को सुबह उठ के भागना पड़ेगा, ना बच्चा आधी नींद में जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, विचार लेके जाएगा, सपने लेके जाएगा। और पढ़ के जब वापस लौटेगा तो अपने परिवार के सपनों में उनकी ताकत, उनके परिवार के सपने जो वो देखेंगे कि हमारा बच्चा कल कामयाब होगा, उन परिवारों को सपने देखने की शक्ति मिलेगी। और जब वो सपने पूरे होंगे तो वो आपका धन्यवाद करेंगे। किताबें सरकार देगी, उसको वर्दी सरकार देगी, उसको जिस जिस चीज की आवश्यकता आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, वो खाने पीने लेके हर चीज की व्यवस्था सरकार करके देगी स्कूल में। आप मेरी बात को याद करना,
एक ऐसा भारत बन जाएगा, एक ऐसा उत्तर प्रदेश बन जाएगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी नेताओं ने। क्योंकि नेता तो इन बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, ये इस पॉलिसी को कभी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नजरअंदाज भी करेंगे, आपका विरोध भी करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं महापुरुषों के विचारों पर चल के, तो वो व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। जो नहीं हुआ वो होना चाहिए। 12वीं तक का बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा होकर पढ़ के आएगा और फर्रेटेदार अंग्रेजी बोलेगा, जिस तरह के अवसर हम लोगों को नहीं मिले, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वो राजपूत का हो, चाहे वो बनिए का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो जैन का हो, सिख हो, जब वो बराबर की शिक्षा लेंगे तो सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया में अपने आप को उड़ने के लिए पंख लगा के अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करेंगे, स्वाभिमान सम्मान के जीवन के लिए तैयार करेंगे। इसी से बदलाव होगा, इसी से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। वरना 500 रुपए 2000 रुपए देके, किसान सम्मान निधि के 500 रुपए महीने के देके किसी का भला नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जाओ, बोलना सीखो। मीडिया नहीं दिखाएगी, अखबार नहीं दिखाएगा, आपकी जबान में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मेरे द्वारा जो बात कही गई, इतनी देर में आप अपनी बात अगर गांव में जाकर कह दोगे, मैं गारंटी देता हूं कि उस गांव का बच्चा आपसे जुड़ जाएगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और जब वो संगठित हो गए, जाति धर्म से ऊपर उठ के आपको वोट करेगा, आपकी ताकत बनेगी, तो उत्तर प्रदेश में ये सारी पॉलिसी लागू होगी और लोगों के जीवन में बदलाव होगा। और फिर पुरानी घिसी पिटी बातें करते रहोगे तो फिर आपके हिस्से में वही आएगा जो दूसरे लोगों के हिस्से में आएगा। जहां एक तरफ सरकार ने गुंडागर्दी से लूट लिया है चुनाव, बंगाल का जो मैंने सबने देखा, लेकिन वहीं तमिलनाडु ने एक नई शक्ति, एक नया संदेश देश की राजनीति को देने काम किया कि हम युवा राजनीति को मौका देना चाहते हैं। उस युवा राजनीति में आप और मैं बराबर के हिस्सेदार हैं। हम सब लोगों को मिलकर काम करके इस शक्ति को आगे बढ़ते हैं। हम खेल प्रकोष्ठ को भी मजबूत करेंगे, हम खेल को भी मजबूत करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने रहने वाले लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को भी मुख्य धारा से, खेल की मुख्य धारा जोड़ने का काम करेंगे। उस तरह से मिनी स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, उस तरह की पॉलिसी लाके उन बच्चों का शारीरिक बौद्धिक विकास करते, उनको देश के लिए बुलंदियों पे पहुंचाते हुए उनको देश को गौरवान्वित करने के अवसर देने का काम भी हम लोग करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी है। हम 1000 काम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने राजकाज में पहले 10 काम ऐसे करेंगे जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए। और इसको वही लोग प्रचारित प्रसार करते हैं जो इस पीड़ा को समझते हैं। भूखा रोटी के दर्द को समझता है। जिसको भूख लगी और रोटी ना समय मिले, उसको रोटी की अहमियत का पता होता है, प्यासे को पानी की अहमियत का पता होता है। जो धूप में तप रहा हो उसको गर्मी का एहसास होता है, जो ठंड में कांप रहा हो उसको सर्दी का एहसास होता है। जिसने अपमान ना सहा हो उसको अपमान का क्या पता है, और जिसने अन्याय ना सहा हो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा कैसे। सब कुछ आपके सामने है। जब वहां से यहां तक का रास्ता तय किया इन कठिनाइयों में, तो आगे का रास्ता तो बड़ा आसान है। लेकिन शर्त यही है कि सब लोग लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करें, व्यक्तिवाद से बचें। तो मुझे लगता है ये काम मुश्किल नहीं, और रहोगे व्यक्तिगत में और कहीं जाके फील्ड में काम करो। हर एक व्यक्ति को संकल्प लेके काम करना चाहिए कि मुझे मेरे प्रदेश के लिए काम करना है, मुझे मेरे गांव के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे कस्बे के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरी विधानसभा के लिए, मेरे प्रदेश देश के लिए काम करना है। तो एक बदलाव आ जाए और आप पे मौका है, सबको मौका नहीं मिलता। आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आशा और विश्वास कि आप जाके इस काम को करेंगे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे और चैन से नहीं बैठेंगे, कमर कस के एकजुट जाति की सरकार को बदलने का काम करेंगे और अपनी सरकार बनाने के लिए मेहनत करेंगे। ऐसा मेरा धन्यवाद आप सबके लिए मुकम्मल।